हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक में हमने बात कर ली पहली क्लास में। सम्राट अशोक के जन्म कब हुआ, माता पिता का नाम क्या था, उसने कलिंग का युद्ध, उसकी यात्राओं के बारे में हमने जानकारी दी। आज हम बात करने वाले हैं सम्राट अशोक के नामों को लेकर कि सम्राट अशोक को किस किस नाम से जाना जाता है और सम्राट अशोक का जो भी नाम है वो किस किस अभिलेख में उसका नाम मिला है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम अभिलेखों के साथ साथ हम बात करेंगे कि अशोक के अभिलेखों को किसने खोजा, कौन सा अभिलेख खोजा गया, और मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले अभिलेख कब पढ़े गए, कौन व्यक्ति था जिसने अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ा। हम उनके बारे में बात करेंगे और उसी के साथ साथ हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों अशोक के स्तंभ लेखों के बारे में, अशोक के शिलालेखों के बारे में, अशोक के गुहा लेखों के बारे में। और मेरे प्यारे दोस्तों, अशोक के समय पर जो मुद्राएं चलाई गई थी, सोने की मुद्रा, चांदी की मुद्रा और तांबे की मुद्रा, उसको लेकर के भी हम बात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बने रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल पे और जल्दी से जल्दी इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ताकि इस क्लास में जो भी सामग्री आपको दी जाए पढ़ाई से संबंधित, वो आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, मौर्य वंश, ये जो मौर्य वंश है, इसमें यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए स्पेशल टॉपिक दे रखा है सम्राट अशोक के बारे में। तो मौर्य वंश में सम्राट अशोक दे रखा है, तो हम मेरे प्यारे दोस्तों हम बात सम्राट अशोक की करेंगे। सम्राट अशोक, अगर हम सम्राट अशोक की बात करें तो यह सम्राट अशोक का समय 273 से लेकर 273 बीसी से लेकर 232 बीसी तक है। पहले तो आप इसका कार्यकाल समझो, अशोक कब से कब तक राजा रहा है, 273 से लेकर 232 तक। 273 में बिंदुसार की मृत्यु होती है और बिंदुसार के मृत्यु के बाद में अशोक को गद्दी पर बैठने में 4 साल लग गए। 4 साल बाद 269 में इसका राज्याभिषेक होता है और ये विधिवत रूप से राजा बनता है। अब ये बात आती है कि ये 269 में गद्दी पर बैठा या 273 में। मेरे प्यारे दोस्तों, बिंदुसार के मरने के बाद में राजा बनने की होड़ मची, आपस में एक उत्तराधिकार युद्ध हुआ, आपस में लड़ते रहे और इनके संघर्ष की जानकारी, उत्तराधिकार युद्ध भाइयों के मध्य हुआ और इन भाइयों के मध्य और अशोक का जो युद्ध हुआ है, इस युद्ध की जानकारी हमें मिलती है दिव्यावदान नामक पुस्तक में। एक पुस्तक है दिव्यावदान। ये दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ है। इस दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ में इस दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ में लिखा गया है कि अशोक का उसके भाइयों के साथ झगड़ा हुआ, यानी झगड़ा का मतलब है संघर्ष। अशोक और अशोक के भाइयों के मध्य संघर्ष, यानी आपसे पूछेगा अशोक और अशोक के भाइयों के मध्य जो संघर्ष हुआ है, उस संघर्ष की जानी किस पुस्तक में दे रखी है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी जानकारी दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ में दे रखी है और इसी बौद्ध ग्रंथ में लिखा गया है अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। कितने स्तूपों का निर्माण किया? 84,000 स्तूपों का। सब जानते हैं कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए, लेकिन इसकी जानकारी किस पुस्तक में दी गई है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, दिव्यावदान नामक पुस्तक में लिखा हुआ है अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अब हम बात करने वाले हैं, जब ये संघर्ष हुआ, संघर्ष में 4 साल निकल गए, 269 में ये गद्दी पर बैठा। इसके 8 साल बाद कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग के युद्ध के बाद में इसे उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। बौद्ध धर्म के अनुयायी से पहले अशोक शैव धर्म का अनुयायी था, भगवान शिव को मानता था। जब ये मगध का राजा बना, उससे पहले ये उज्जैन का राज्यपाल था। कहाँ का था? उज्जैन का राज्यपाल था। और उज्जैन, मेरे प्यारे दोस्तों, आप समझते ही हो, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर बना हुआ है जो भगवान शिव का है। वो
उज्जैन में जो मंदिर है वो क्षिप्रा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? क्षिप्रा। तो याद रखना, ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि उज्जैन किस नदी के तट पर है, आप बता देना क्षिप्रा। कहीं पे क्षिप्रा लिख रहा होगा, कहीं पे शिप्रा लिख रहा होगा, तो दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन दोनों नाम एक ही क्वेश्चन में दो ऑप्शन नहीं आएंगे, या तो शिप्रा होगा या फिर क्षिप्रा होगा। और ये उज्जैन फेमस इसलिए भी है मेरे प्यारे दोस्तों कि यहाँ कुंभ का मेला भी लगता है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में 4 जगह प्रयागराज, 4 जगह कुंभ का मेला लगता है। अगर हम बात करें अशोक के बारे में, तो अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बच्चों को भेजना शुरू कर दिया। कोई नेपाल जा रहा है, कोई श्रीलंका जा रहा है, कोई आंध्र प्रदेश कोई उत्तर भारत में जा रहा है, कोई पश्चिम भारत में जा रहा है, इसने चारों तरफ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेज दिया। लेकिन अशोक के बारे में यह कहा जाता है, और अशोक के बारे में हकीकत है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया। अशोक ने बौद्ध धर्म को व्यक्तिगत अपनाया था, खुद बौद्ध धर्म का अनुयायी था और धर्म के प्रति सहिष्णु था। सहिष्णु का मतलब ये होता है कि यह सभी धर्मों का सम्मान करता था, लेकिन बौद्ध धर्म का इसका व्यक्तिगत धर्म था, इसने राज्य धर्म नहीं थोपा था उसको। और अगर हम बात करें अशोक के बारे में, तो मेरे प्यारे दोस्तों अशोक के हम बात करेंगे नामों को लेकर, यानी अशोक के अन्य नाम। अगर हम अशोक के अन्य नामों की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात करेंगे अशोक के अन्य नाम की, तो एक है अशोक वर्धन। अशोक वर्धन, बात ये आती है ये जो अशोक वर्धन है, ये हमें नाम कहां मिला है? तो अशोक का अशोक वर्धन नाम विष्णु पुराण में मिला है। किस पुराण में मिला है? विष्णु पुराण में इसका नाम अशोक वर्धन मिला है। या आपसे पूछेगा कि पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है, तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। और पुराण खास करके कौन सा है? विष्णु पुराण। और विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अगर हम आगे नाम की बात करें अशोक के की, तो इसको अशोक किस अभिलेख में इसका नाम मिलता है? अगर केवल अशोक की बात करें तो अशोक केवल इसका नाम मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर और उदयगोलम, ये 3 अभिलेख है, मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर, उदयगोलम। इन 4 अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिला है। अशोक का नाम पेपर में क्वेश्चन आता है, किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिला है? तो मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर, उदयगोलम। अब इन अभिलेखों की बात करिए, अभिलेख है कहां पे? तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करेंगे मास्की की, तो मास्की अभिलेख ये है आपका कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में। गुर्जरा मध्य प्रदेश में। नेत्तुर और उदयगोलम ये दोनों कर्नाटक में। ये दोनों भी कहां पर है? कर्नाटक में। तो नेत्तुर अभिलेख, उदयगोलम अभिलेख, मास्की अभिलेख, ये तीनों अभिलेख कर्नाटक में है। और गुर्जरा अभिलेख कहां पर है? मध्य प्रदेश में। इन 4 अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मेरे प्यारे दोस्तों आगे हम वही बात करें, अशोक का नाम एक और, अशोक के नाम की अगर हम बात करें, अशोक का नाम मगध का सम्राट, यानी अशोक का नाम मगध का सम्राट किस अभिलेख में मिला है? तो अशोक का नाम मगध का सम्राट भाब्रू अभिलेख में मिला है। कौन से अभिलेख में मिला है? भाब्रू अभिलेख में मिला है। किस अभिलेख में मिला है? भाब्रू अभिलेख। और ये भाब्रू अभिलेख कहां पर है? तो भाब्रू अभिलेख है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर। और जयपुर के पास में एक जगह जिसका नाम है वैराट, और वैराट जयपुर ये कहां पर है? राजस्थान में। तो ये जो राजस्थान से अभिलेख मिला है हमें एक भाब्रू अभिलेख, इसमें अशोक का नाम क्या मिला है? अशोक का नाम मिला है मगध का सम्राट। मगध का सम्राट या मगधाधिराज, या तो मगधाधिराज हो या फिर मगध का सम्राट हो। इसका उल्लेख हमें किस अभिलेख में मिला है? तो इसका उल्लेख हमें मिला है भाब्रू अभिलेख में। मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम आगे बात करें एक और नाम की इसकी तो इसका जो नाम है वो है
देवान प्रियदर्शी, देवान प्रियदर्शी कौन सा नाम है? देवान प्रियदर्शी। और ये जो देवान प्रियदर्शी नाम है ये अशोक का कई अभिलेखों में मिला है, कई अभिलेखों में, यानी अशोक का नाम देवान प्रियदर्शी कई अभिलेखों में मिला है, एक में नहीं मिला है, कई अभिलेखों में मिला है। और देवान प्रियदर्शी का नाम होता है देवताओं की पसंद, देवताओं की पसंद, यानी देवानम प्रियदर्शी का नाम क्या है? देवताओं की पसंद। तो देवताओं की पसंद देवान प्रियदर्शी नाम है ना, उस नाम से ये स्पष्ट होता है कि अशोक ने भले ही बौद्ध धर्म अपना लिया था लेकिन वो हिंदू धर्म की आस्थाओं से भी जुड़ा हुआ था, इस नाम से ये स्पष्ट होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अशोक का नाम अशोक, मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदयगोलम से इसका नाम मिलता है। और अगर हम वही बात करें इसका मगध का सम्राट या मगधाधिराज, ये भाब्रू अभिलेख हमें राजस्थान से मिलता है। और अशोक का नाम अशोक वर्धन हमें विष्णु पुराण से इसका नाम मिलता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो नेतुर अभिलेख है, सॉरी, ये जो नेतुर अभिलेख है उदयगोलम कर्नाटक में, और नेतुर अभिलेख कहाँ पर है? नेतुर अभिलेख कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो ये मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदयगोलम, इन चार अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, क्योंकि ये फेमस ही है अशोक के नाम से, तो ये पेपर में नाम आता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें, जब इसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था तो इसने जो आजीवक संप्रदाय के लोग होते हैं, आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के लोगों को रहने के लिए इसने बराबर की पहाड़ी, बराबर की पहाड़ियों में, आजीवक संप्रदाय के लोगों को बराबर की पहाड़ियों में इसने 4 गुफा दान दी। कितनी गुफा दान दी? 4 गुफा दान दी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो 4 गुफा दान दी आजीवक संप्रदाय के लोगों को, वो 4 गुफाएं कौन सी हैं? तो 4 गुफा, नंबर 1 कर्ण, नंबर 2 विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी, नंबर 3 चौपार, और नंबर 4 सुदामा। नंबर 4 पर कौन सी है? सुदामा। तो अगर अशोक की बात करें, अशोक आजीवक संप्रदाय के लोगों से भी प्रेम करता था, आजीवक संप्रदाय के लोगों से प्रेम करता, इसीलिए उनको 4 गुफाएं दान दे दी। ये बराबर की पहाड़ियां बिहार में है। किस राज्य में है? बिहार में। बराबर की पहाड़ियां किस राज्य में है? बिहार में है। इसने बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं आजीवक संप्रदाय के लोगों को रहने के लिए दे दी। 4 गुफा, कर्ण, विश्व झोपड़ी, सुदामा और चौपार। यही हम अगर बात करें एक और पॉइंट की, अशोक का जो पौत्र है, अशोक का पौत्र, पौत्र तो आप जानते होंगे नाती, अशोक का पौत्र या नाती, नाम है दशरथ। नाम क्या है? दशरथ। अशोक का पौत्र या नाती दशरथ ने, दशरथ ने इन आजीवक संप्रदाय के लोगों को नागार्जुन गुफा, नागार्जुन गुफा दान में दी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है कि ये जो नागार्जुन गुफा है आजीवक संप्रदाय के लोगों को रहने के लिए किसने दी? दशरथ ने दी। दशरथ अशोक का नाती है। अगर नाती अशोक का है तो फिर बेटा कौन था जिसका ये पुत्र था? मेरे प्यारे दोस्तों, अशोक जब खत्म होगा तो अशोक के बाद अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल बनेगा। कौन बनेगा? कुणाल बनेगा। हमने पिछली वीडियो में बताया था। तो कुणाल का बेटा है दशरथ। तो दशरथ नागार्जुन गुफा आजीवक संप्रदाय के लोगों को रहने के लिए देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपकी समझ में आई होंगी। आप इसको नोट कर लो। आगे हम बात करने वाले हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में।
नोट कर लिया होगा। आगे अगर हम बात करें अशोक के बारे में, अशोक के समय पर जो मुद्रा चलाई गई, हम अशोक के समय की मुद्रा की बात करें, अशोक के समय पर जो मुद्रा चलाई गई थी वो 3 प्रकार की मुद्रा थी। 3 प्रकार। अशोक के समय पर जो मुद्रा चलाई गई वो कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की मुद्रा थी। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। सोने की, चांदी और तांबा। यानी अशोक के समय पर कौन कौन सी धातु की मुद्रा चल रही थी? सोने की, चांदी की और तांबे की। जो सोने की मुद्रा थी उसे कहते थे स्वर्ण। क्या कहते थे? स्वर्ण। और जो चांदी की मुद्रा होती थी उसे कहते थे कारसापड़। क्या कहते थे चांदी की मुद्रा को मौर्य वंश में? कारसापड़। और जो तांबे की मुद्रा होती थी उसे कहते थे काकड़ी। क्या कहते थे? काकड़ी। तो याद रखना, मौर्य वंश में अशोक के समय पर जो मुद्रा चल रही थी वो 3 धातुओं की थी, सोने की, चांदी की और तांबे की। सोने की स्वर्ण और चांदी की कारसापड़, तांबे की काकड़ी मुद्रा कहलाती थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अशोक के समय पर अशोक ने अभिलेख लिखवाए, और अशोक के हम अभिलेखों की अगर बात करें तो अशोक के अभिलेख, यानी हम बात करने वाले हैं अभिलेखों के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? अभिलेखों के बारे में। तो अभिलेखों की अगर हम बात करें तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1750 ईस्वी में 1750 ईस्वी में टी पेंथलर, किसने? टी पेंथलर नामक व्यक्ति ने अशोक के अभिलेखों को पहली बार खोजा। यानी इनकी खोज कब की? 1750 ईस्वी में। और खोजकर्ता कौन है? टी पेंथलर। कौन है? टी पेंथलर। और इसने जो अभिलेख खोजा उसका नाम था दिल्ली टोपरा अभिलेख। कौन सा था? दिल्ली टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख था? दिल्ली टोपरा अभिलेख। और ये जो दिल्ली टोपरा अभिलेख है, अब दिल्ली में, पहले ये हरियाणा था। कहाँ था? हरियाणा में। तो टोपरा हरियाणा में जगह पड़ती थी। यानी कहने का मतलब है जो अभिलेख जहां से मिला है, जिस जगह से मिला उस जगह का क्या नाम है, उसी जगह के नाम की वजह से उस अभिलेख का नाम है। मेरे प्यारे दोस्तों, मास्की से मिला है मास्की अभिलेख, गुर्जरा से मिला है गुर्जरा अभिलेख, सांची से मिला है सांची का स्तूप। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे जो जहां से मिला उसका नाम वही है। तो टोपरा हरियाणा में जगह, वहां से ये अभिलेख मिला है। लेकिन टी पेंथलर ने तो खोज कर ली इसकी, लेकिन 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में, नाम है जेम्स प्रिंसेप। नाम है जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने सबसे पहले इन अभिलेखों को पढ़ा। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 में टी पेंथलर ने की। अब खोज तो टी पेंथलर ने कर ली, टोपरा अभिलेख खोजा गया, लेकिन अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो सबसे पहले जिसने पढ़ा है उसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। उसने 1837 में यह अभिलेख पढ़ा, और अभिलेख जो इसने पढ़ा उस अभिलेख का नाम है दिल्ली मेरठ अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? दिल्ली मेरठ अभिलेख। और ये जो दिल्ली मेरठ अभिलेख है, ये दिल्ली मेरठ अभिलेख, मेरठ कहाँ पर है? यूपी में। यानी पहले ये मेरठ में था, अब कहाँ पर है? दिल्ली में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अशोक के अभिलेखों की खोज कब हुई? 1750 में। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने कब पढ़ा गया? 1847 में। खोज किसने की? टी पेंथलर ने। पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने। तो मैं ऐसा करता हूं, ये समझ में आ रहा होगा। अगर हम बात करें अशोक के अभिलेखों की, तो अशोक के अभिलेखों की लिपि की अगर हम बात करें, अशोक के अभिलेखों की लिपि कौन सी थी? अगर हम लिपि की बात करें अशोक के अभिलेखों की, अशोक के अभिलेखों की लिपि की बात करें तो अशोक के अभिलेखों में 4 प्रकार की लिपि पाई गई है। और जो 4 प्रकार की लिपि है वो कौन कौन सी है?
नंबर एक ब्राह्मी। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी। नंबर 2 ग्रीक। नंबर 3 अरमाइक। और नंबर 4 खरोष्टी। कौन सी है? खरोष्टी। तो अशोक के अभिलेखों पे कितने प्रकार की लिपि मिली है? 4 प्रकार की। और 4 प्रकार की लिपि ब्राह्मी लिपि, ग्रीक लिपि, अरमाइक लिपि और खरोष्टी लिपि। अगर हम बात करें ब्राह्मी लिपि, ग्रीक लिपि, अरमाइक लिपि, खरोष्टी लिपि में सबसे ज्यादा अभिलेख जिस लिपि में मिले हैं, सबसे ज्यादा अभिलेख जिस लिपि में मिले हैं उसका नाम क्या है? ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। चलो लिपि तो हमने बात कर ली, 4 प्रकार की लिपि का प्रयोग किया गया है। अगर वो भाषा की बात करें तो यानी अशोक के अभिलेखों में कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया गया है? तो अशोक के अभिलेखों में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है उस भाषा का नाम है प्राकृत। कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है। और प्राकृत अगर ऑप्शन में ना हो तो आप यहां में देख सकते हैं अर्धमागधी। कौन सी है? अर्धमागधी। प्राकृत भाषा हो सकती है ऑप्शन में या अर्धमागधी हो सकती है। तो अशोक के अभिलेखों की जो भाषा थी वो अर्धमागधी थी या मेरे प्यारे दोस्तों प्राकृत थी। अशोक की लिपि कितनी है? 4 है, ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक और खरोष्टी, ये लिपि है। अगर हम बात करें अशोक के अभिलेखों की तो अशोक के अभिलेख है ना वो 3 प्रकार के हैं। अशोक के अभिलेख अगर हम प्रकार की बात करें तो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के हैं? 3। अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के हैं। अगर अशोक के अभिलेखों की 3 प्रकार की बात करें तो नंबर 1 शिलालेख। शिलालेख शिलालेख। नंबर 2 स्तंभ लेख। और नंबर 3 गुहा लेख। यानी अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के मिले हैं? 3 प्रकार के, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख का मतलब यह है, शिला का मतलब होता है पत्थर। शिला का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। ऐसा लेख जो पत्थर पे लिखा गया। मान लो ये पत्थर है, कोई पत्थर का टुकड़ा है ये, और इस पर कुछ लिखा गया है गोद गोद के छेनी के द्वारा या किसी नुकीली धातु के द्वारा इस तरीके से लिखा गया है। इस तरीके से लिखा गया है। तो ये जो लिखा जा रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, आप पढ़ के बता सकते हैं क्या लिखा हुआ है? पढ़ लो तो कमेंट में बता देना। यानी ऐसे अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो शिलालेख है। अगर इस तरीके से कोई पिलर बना हुआ है, यहाँ इस तरीके से पिलर बना हुआ है, ये मान लो ये पिलर है, ये यहाँ पिलर बना हुआ है और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ बना हुआ है और इस पे कुछ लिखा हुआ है। यहाँ ये पिलर बना दी, स्तंभ बना दिया और यहाँ कुछ लिख दिया। यहाँ पर कुछ जानवरों के चित्र बने हुए हैं। तो इस तरीके से पिलर बना करके उस पर कुछ लिख दिया है तो वो स्तंभ लेख है। अगर ये गुहा का मतलब होता है गुफा, गुहा का मतलब होता है गुफा, या तो गुहा लेख बोल सकते हैं या फिर गुफा लेख बोल सकते हैं। जैसे मान लो गुफा है, गुफा जैसे किसी पहाड़ के अंदर गुफा है, जमीन के अंदर गुफा है, तो जो पहाड़ के अंदर गुफा होती है उनका मुंह ऐसा होता है, बाहर गेट ऐसा होता है और यहाँ इस तरीके से गेट होता है। ये गेट है और इसके अंदर गुफा है, लोग आ रहे जा रहे हैं और आ रहे जा रहे हैं तो बनाना पड़ेगा। ये गुफा के अंदर से आ रहा है या जा रहा है आप बता देना। यहाँ पर जो लेख लिखा मिला है, यहाँ पर जो लेख लिखा मिला है वो क्या है? वो गुहा लेख है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आशा करता हूँ हम शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे, स्तंभ लेख के बारे में और गुहा लेख के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बताने वाले हैं। नोट कर लिया होगा, इससे सही कर लेना। ये जो टोपरा है यहाँ मेरठ कर लेना, मेरठ, और ये जो मेरठ है इसे टोपरा कर लेना, बस। बाकी नोट कर लो इसको। आगे हम बात करने वाले हैं अशोक के जो शिलालेख है, जो अभिलेख हैं, जो शिलालेख हैं, वो शिलालेख कितने हैं और कहां कहां से मिले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों
अशोक के जो शिलालेख हैं उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। अशोक के जो शिलालेख है, शिलालेख, ये दो भाग है इसके। अगर दो भाग की बात करें, नंबर एक बृहद शिलालेख, बृहद शिलालेख, और नंबर दो पर लघु शिलालेख, लघु शिलालेख। अगर आपसे पूछे कि अशोक के जो शिलालेख हैं वो कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। अशोक के जो शिलालेख हैं वो दो प्रकार के हैं, एक बृहद शिलालेख, बड़े बड़े शिलालेख, और एक लघु शिलालेख, छोटे छोटे शिलालेख। बड़े बड़े का मतलब है जिनमें ज्यादा ज्यादा लाइनें लिखी हुई हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, लाइनें कितनी लिखी हुई हैं, 14 लाइनें लिखी हुई हैं। एक शिलालेख पर 14 लाइन लिखी है, बृहद शिलालेख है। एक शिलालेख ऐसा है उस पर कम लाइन लिखी है, जैसे 13 लाइन, 12 लाइन, 8 लाइन जैसे लाइन लिखी हुई है, या छोटे पे 6 लाइन है, 7 लाइन है, तो कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ हम 6 कह सकते हैं, और बड़े पे 14 लाइन कह सकते हैं। तो ये जो बृहद शिलालेख है, बृहद शिलालेख की बात करें, ये बृहद शिलालेख अगर हम बात करें इस पे लाइन कितनी है, तो बृहद शिलालेख पर कितनी लाइन है, 14। और अगर हम बात करेंगे ये बृहद शिलालेख कितने स्थानों से मिले हैं, तो स्थान है 8, यानी 8 स्थानों से ये अभिलेख मिले हैं, और इनमें लाइन 14 लिखी हुई है। अगर हम शिलालेख की बात करें लघु में, तो लघु में लाइन कितनी है, तो लघु में जो लाइन है वो है 6। कितनी लाइन है, 6 है। अगर बात करेंगे स्थान की, तो ये कितने स्थान से मिले हैं, तो स्थान है 5। कितने स्थान से मिले हैं, 5 स्थान से मिले हैं। 5 स्थान से अगर हम बात करेंगे कौन कौन से हैं, तो 5 स्थान है। एक है आपका मास्की, मास्की, एक गुर्जरा, एक है मास्की गुर्जरा, नेत्तूर, एक है उदयगोलम, और एक है नंबर 5 पर वैराट। कौन सा है, बैराट। कौन सा है, बैराट। ये मास्की अभिलेख कहां से मिला है, ये मास्की मिला है कर्नाटक से, कर्नाटक। गुर्जरा की अगर हम बात करेंगे, ये मिला है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश। नेत्तूर की बात करेंगे, ये मिला है आपका आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश। अगर उदयगोलम की बात करेंगे, उदयगोलम मिला है आपका कर्नाटक से। और वैराट की अगर हम बात करें, वैराट मिला है राजस्थान से। तो याद रखना, लघु शिलालेखों की संख्या 5 है, इन पर लाइन 6 लिखी हुई है, देख लेना इनको। और मेरे प्यारे दोस्तों, इन्हीं से क्वेश्चन पेपर में आता है। अगर हम बात करें आगे बृहद शिलालेखों की, तो जो बृहद शिलालेख है वो कौन कौन से हैं, वो 8 स्थान से मिले। कितने स्थानों से मिले, 8 स्थानों से मिले। अगर हम 8 स्थान की बात करें, नंबर 1 सहबाजगढ़ी, सहबाजगढ़ी कहां से मिला, एक सहबाजगढ़ी। और सहबाजगढ़ी कहां पर है, पेशावर, और पेशावर बोले तो पाकिस्तान। कहां से मिला, ये पाकिस्तान से मिला है। अगर वही हम बात करें नंबर 2 की, तो दूसरा मिला है मानसेहरा। दूसरा कौन सा है, मानसेहरा। और ये मानसेहरा मिला है हजारा से। कहां से मिला है, हजारा। ये हजारा जिला है, और ये हजारा जिला भी कहां पर है, पाकिस्तान में। अगर हम दोनों की लिपि की बात करें, दोनों की लिपि खरोष्टी है। कौन सी लिपि है, खरोष्टी लिपि है। अगर हम तीसरे शिलालेख की बात करें जो बृहद है, वो है कालसी। तीसरा कौन सा शिलालेख है जो बड़ा है, सॉरी कहां से मिला है, कालसी से मिला है। कालसी कहां पर है, देहरादून। कहां पर है,
देहरादून। और देहरादून कहां पर है? उत्तराखंड में। देहरादून कहां पर है? उत्तराखंड में। मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम चौथे की बात करें, सोपारा। चौथा कौन सा है? सोपारा। और ये सोपारा कहां पर है? सोपारा है थाने के पास। कहां पर है ये? सोपारा थाने, महाराष्ट्र। ये किस राज्य से मिला है? महाराष्ट्र से मिला है। नंबर 5 जो शिलालेख है, एर्रागुड़ी। कौन सा है? एर्रागुड़ी। और ये एर्रागुड़ी कहां से मिला है? ये एर्रागुड़ी मिला है कुर्नूल। और कुर्नूल राजधानी रह चुकी है आंध्र प्रदेश की। किसकी? आंध्र प्रदेश की। यानी जब आंध्र प्रदेश 1953 में पहली बार भाषा के आधार पर राज्य बना था, तो उस समय इस आंध्र प्रदेश का नाम आंध्रा था और इसकी राजधानी थी कुर्नूल। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसकी 3 राजधानियां हैं। एक अमरावती है जो प्रशासनिक राजधानी है, एक कुर्नूल है और एक विशाखापत्तनम है। मेरे प्यारे दोस्तों अगर 5वें 6वें की शिलालेख की बात करें, 6वां शिलालेख कौन सा है? जौगढ़। कौन सा है? जौगढ़। और ये जौगढ़ शिलालेख कहां से मिला है? गंजम। और गंजम कहां पर है? उड़ीसा में। इसे हम ओडिशा कह सकते हैं। कहां से मिला है? छठा, गंजम उड़ीसा से। अगर हम 7वें शिलालेख की बात करें तो 7वां शिलालेख है गिरिनार। गिरिनार। और ये गिरनार कहां पर है? जूनागढ़। कहां पर है ये? जूनागढ़। और जूनागढ़ है गुजरात में। गुजरात। और जो 8वां शिलालेख है वो है धौली, धौला से। और धौला कहां पर है? पुरी। और पुरी कहां पर है? उड़ीसा, वही ओडिशा। कहां पर है? ओडिशा। ये धौली। यानी जो बृहद शिलालेख है वो 8 स्थानों से मिले हैं, लेकिन सब पे लाइन 14 लिखी हुई है। और ये जो लघु शिलालेख है 5 स्थानों से मिले हैं, इन पर लाइन 6 लिखी हुई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जितने भी स्थानों से अभिलेख मिले हैं, शिलालेख सॉरी अभिलेख ही है, लेकिन हम शिलालेख की बात करें बृहद की, अगर हम बात करेंगे इन दोनों की, जो पेशावर और हजारा जो पाकिस्तान से मिले, उनकी लिपि है खरोष्टी। उनकी लिपि कैसी है? खरोष्टी है। उनकी लिपि कैसी है? खरोष्टी। अगर हम इन दोनों को छोड़ दें, इन दोनों को छोड़ दें, बाकी के शिलालेखों की बात करें तो बाकी के शिलालेखों की जो लिपि है ना वो है ब्राह्मी। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी। चाहे वो कालसी अभिलेख शिलालेख है, सोपारा है, एर्रागुड़ी है, जोगढ़ है, गिरनार है, धौली है, इन सबकी लिपि कैसी है? सबकी लिपि ब्राह्मी है। बाकी शहबाजगढ़ी और मानसेरा इनकी लिपि खरोष्टी है। मेरे प्यारे दोस्तों ये आपकी समझ में आए होंगे। अगर हम बात करें यहाँ कुछ जैसे बैराट है, और ये जो बैराट है यहाँ से जो अभिलेख मिला है उसका नाम है भाब्रू। कौन सा अभिलेख है? भाब्रू। यानी ये जो बैराट है, बैराट जिसे हम विराट नगर भी कह सकते हैं, ये जो बैराट है यहां से एक शिलालेख मिला है जो लघु है, उसका नाम है भाब्रू। कौन सा है? भाब्रू लघु शिलालेख। शिलालेख। ये जो भाब्रू शिलालेख है इसमें अशोक का नाम मगध का सम्राट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मगध का सम्राट या मगधाधिराज। मगधाधिराज। क्या लिखा हुआ है? मगधाधिराज। मेरे प्यारे दोस्तों मास्की, गुर्जरा, नेत्रु, उदयवोलम, इन चारों शिलालेखों में अशोक का नाम क्या लिखा मिला है? इन चारों लघु शिलालेखों में अशोक का नाम क्या मिला है? अशोक लिखा हुआ मिला है। मेरे प्यारे दोस्तों आप इसको नोट कर लो। हम बात करने वाले हैं स्तंभ लेखों के बारे में। नोट कर लिया होगा। आगे हम बात करें स्तंभ लेख की। स्तंभ लेख कौन कौन से हैं, कहां पर हैं,
उसकी हम बात करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो स्तंभ लेख हैं उनकी संख्या है 7। कितनी संख्या है स्तंभ लेखों की? 7। स्तंभ लेख भी लघु स्तंभ लेख, बृहद स्तंभ लेख, लेकिन जो पेपर में आते हैं उनसे हमें मतलब है। तो अगर हम बात करेंगे स्तंभ लेखों की, स्तंभ लेख, ये जो स्तंभ लेख है इनकी संख्या कितनी है? 7। कितनी संख्या है इनकी? 7। तो 7 में नंबर 1 पर हम बात करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पर है रूमिनदेई। रूमिनदेई, ये रूमिनदेई स्तंभ लेख कहां पर मिला है? नेपाल में। कहां पर मिला है ये शिलालेख, सॉरी स्तंभ लेख? नेपाल में। दूसरा जो स्तंभ लेख है वो है टोपरा। दूसरा कौन सा है? टोपरा। टोपरा, और ये टोपरा में पहले था, लेकिन बाद में इसे कहां ले जाया गया? मेरठ, सॉरी दिल्ली। कहां ले जाया गया इसको? दिल्ली ले जाया गया। अब वर्तमान में ये दिल्ली में है। कहां पर है ये? दिल्ली में। वहीं अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरा है मेरठ स्तंभ लेख। ये जो मेरठ है ये भी वर्तमान में कहां पर है? इसे दिल्ली ले जाया गया, तो वर्तमान में ये कहां पर होगा? दिल्ली में। लेकिन पहले ये टोपरा हरियाणा में था और ये मेरठ वाला यूपी में। तो इसको याद रखना, इसको टोपरा से लेके गए दिल्ली और इसको मेरठ से लेके गए दिल्ली। तो टोपरा से दिल्ली या मेरठ से दिल्ली कौन लेके गया था? सबसे बड़ी बात है 1356 ईस्वी में तुगलक वंश का शासक, तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इनको कहां ले गया? दिल्ली ले गया। मेरठ और टोपरा जो अभिलेख है उसको दिल्ली कौन लेके गया? फिरोज शाह तुगलक। और ये जो फिरोज शाह तुगलक है ना, जब इनको दिल्ली ले गया तो ये जाना जाने लगा दिल्ली मेरठ अभिलेख के स्तंभ लेख के नाम से और दिल्ली टोपरा अभिलेख स्तंभ लेख के नाम से। वहीं अगर हम तीसरे स्तंभ लेख, चौथे स्तंभ लेख की बात करें तो जो चौथा स्तंभ लेख है उसका नाम है कौशाम्बी स्तंभ लेख। कौशाम्बी स्तंभ लेख, ये जो कौशाम्बी स्तंभ लेख है ये पहले कौशाम्बी में था, लेकिन इसको वर्तमान में कहां शिफ्ट कर दिया है? इलाहाबाद के किले में। कहां शिफ्ट कर दिया है? इलाहाबाद के किले में। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा 583 ईस्वी में, 583 ईस्वी में मुगल वंश का शासक, मुगल वंश का शासक अकबर, जिसे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कहा जाता है, अकबर इसको कहां ले आया? कौशाम्बी से इलाहाबाद ले आया। अब ये जो कौशाम्बी स्तंभ लेख है इस पर अशोक की पत्नी कारूबाकी और अशोक का पुत्र तीवर का उल्लेख है। यानी ये जो कौशाम्बी स्तंभ लेख है ना, इस पर क्या लिखा हुआ है? इस पर अशोक की प्रिय पत्नी कारूबाकी का नाम है, उसके पुत्र तीवर का नाम लिखा मिला है। इसीलिए इस कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख। इसको याद रखें। कौन सा ऐसा स्तंभ लेख है या कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, कौशाम्बी स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। ये कौशाम्बी में था पहले, कौशाम्बी से इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया और कौशाम्बी से इलाहाबाद कौन लेके गया? अकबर लेके गया। 1583 ईस्वी में लेके गया
और अकबर किस वंश का शासक है? मुगल वंश का। इस पर कौशाम्बी अभिलेख में नीचे जगह खाली थी। जैसे मान लो ये स्तंभ लेख है, ये स्तंभ है, यहाँ ऊपर सिर जानवर के चित्र बने हुए हैं और मेरे प्यारे दोस्तों उल्टा कमल बना हुआ है। और इसी पर जिस तरीके से मान लो ये कुछ लिख दिया, अशोक ने ये कुछ लिखवाया इस तरीके से, और ये लिखवाने के बाद में ये जगह खाली छोड़ दी। अब ये खाली जगह में यहाँ अकबर ने कुछ लिखवा दिया, अकबर ने लिखवा दिया, उसके बाद में जहांगीर ने लिखवा दिया, तो अभी भी ये वाली जगह खाली पड़ी है इसमें। तो याद रखना ये जो स्तंभ लेख है ये कौशाम्बी स्तंभ लेख है, इसको इलाहाबाद के किले में रखवा दिया गया है। और इलाहाबाद के किले में कौन ले गया? तो अकबर ले गया था। हमने 4 स्तंभ लेख देख लिए। अगर हम बात करें आगे 5वें स्तंभ लेख की, तो जो 5वां स्तंभ लेख है वो है रामपुरवा। कौन सा स्तंभ लेख है? रामपुरवा। और ये रामपुरवा पड़ता है चंपारण जिले में। कौन सा जिला है? चंपारण। और चंपारण के बारे में आप भली भांति जानते हो, ये चंपारण किस राज्य में है? बिहार में। 6वें नंबर की बात करें तो वो है लौरिया, लौरिया नंदनगढ़। कौन सा है? लौरिया नंदनगढ़। और ये लौरिया नंदनगढ़ ये भी कहां पर है? तो ये भी है चंपारण जिला में। और चंपारण जिला कहां पर है? बिहार में। कहां पर है? बिहार में। और मेरे प्यारे दोस्तों जो 7वें नंबर पे है उसका नाम है लौरिया, लौरिया अरेराज। कौन सा है? लौरिया अरेराज। और ये लौरिया अरेराज ये है चंपारण में। ये भी कहां पर है? चंपारण जिला में। और ये किस राज्य में पड़ता है? बिहार में। तो इन 7 स्तंभ लेखों में से 3 बिहार में है। इसमें से कौशाम्बी और मेरठ वाला ये अब दिल्ली है, रूमिनदेई नेपाल में है। ये स्तंभ लेख है। मेरे प्यारे दोस्तों ये रूमिनदेई स्तंभ लेख में अशोक जब लुम्बिनी जाते हैं तब उसके बारे में उनकी यात्रा का वर्णन है। और इसी रूमिनदेई अभिलेख में लिखा हुआ है कि अशोक जब नेपाल गया था तो इसने वहां जो कर था ना उसे घटा करके 1/8 कर दिया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आशा करता हूं ये आपके स्तंभ लेख है। अगर हम गुहा लेख की बात करें, अगर हम बात करें गुहा लेख की, गुहा लेख, तो ये जो गुहा लेख है ना ये अशोक के 3 है। कितने गुहा लेख हैं? 3 है, वो गलती से 4 हो गए। 3 कौन कौन से हैं? नंबर 1 कर्ण चौपार, नंबर 2 सुदामा और नंबर 3 विश्व झोपड़ी। विश्व झोपड़ी ये 3 गुफा हैं। और ये तीनों की तीनों गुफाएं किसको दे दी हैं? आजीवक, आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के लोगों को रहने के लिए दे दी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों गुफा 3 है। हमने स्तंभ लेख के बारे में बात कर ली। और हम बात करें अशोक ने समाज में, समाज को बेहतर बनाने के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए इसने एक अधिकारी की नियुक्ति की जिसे राजुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजुक कहा जाता था। समाज को बेहतर दिशा देने के लिए, समाज को बेहतरीन बनाने के लिए समाज में एक अधिकारी की नियुक्ति की जिसे राजुक कहा जाता था। राजुक का काम था अगर कोई व्यक्ति सही है, कोई व्यक्ति सही है तो उसे समाज में वो पुरस्कृत करता था, पुरस्कृत, पुरस्कृत करता था। अगर कोई समाज में गलत है तो उसे वो दंडित करता था। उसे क्या करता था? दंडित करता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना अशोक ने समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जिसका नाम क्या था? राजुक नाम था। क्या नाम था? राजुक नाम था। मौर्य काल में गुप्तचर को चर कहा जाता था। जो खुफिया जासूस होता था उसे क्या कहते थे? चर कहते थे मौर्य काल में। और मौर्य काल में मकान है ना वो लकड़ियों के बने होते थे। किसके बने होते थे? लकड़ियों के। अब हमने ये तो देख लिया। अब हम बात करें एक और अभिलेख के बारे में जिसका नाम है सर ए कुना। कौन सा अभिलेख है? सर ए कुना। कौन सा अभिलेख है? सर ए कुना। और ये जो सर ए कुना अभिलेख है ना ये अफगानिस्तान से मिला है। अफगानिस्तान,
कहां से मिला ये? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान जहां से मिला है वो जगह है कांधार। कहां से मिला है? कांधार से। इसकी जो लिपि है, इस पर दो लिपि मिली हैं और दोनों लिपि कौन सी? एक तो है ग्रीक और एक है अरमाइक। कौन सी है? अरमाइक। यानी एक ग्रीक लिपि मिली और एक अरमाइक लिपि मिली है। तो अफगानिस्तान से भी इस अशोक के अभिलेख मिले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपने नोट कर लिए होंगे। आगे हम बात करने वाले हैं अशोक के जो शिलालेख थे, उन पे जो 14 लाइनें लिखी हुई हैं उनके बारे में। तो आप इसको जब तक नोट कर लो, नोट कर लिया होगा। अब हम बात करें जो 14 जो शिलालेख हैं उनके बारे में। ये जो 14 शिलालेख हैं उनके बारे में क्या कहा गया है, जो 14 शिलालेख है वो कौन कौन से हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करेंगे अशोक के 14 शिलालेखों की। अशोक के 14 शिलालेख, 14 शिलालेख। अशोक के जो 14 शिलालेख हैं वो कौन कौन से, वो खास करके उस पर ध्यान देना है। 14 शिलालेख में अगर हम बात करें, नंबर 1 प्रथम शिलालेख है। उस पहले शिलालेख में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति झगड़ा ना करे, यानी अहिंसा पर बल दिया है। किस पर बल दिया है? अहिंसा पर बल दिया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अशोक ने ये कहा था, जिस तरीके से उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था ना, तो लड़ाई झगड़ा उसने छोड़ दिया था कि कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, इससे कुछ हासिल नहीं होता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, सीधी तरह कह दिया था, लड़ाई झगड़े से दूर रहें। इसमें दूसरी जो बात कही गई है, इसमें दूसरी बात कही है कि कोई भी पशुओं की बलि नहीं देगा, कोई भी पशुओं की बलि नहीं देगा। यानी पशु बलि पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। और कह दिया सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। सभी मनुष्य क्या कह दिया? मेरे बच्चे हैं। यानी सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ये तीनों लाइन जरूर याद रख लेना। ये पहले ही शिलालेख में पहली लाइन लिखी हुई है, उसमें लिखा है कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, अहिंसा पर बल दिया गया है, पशु बलि पर रोक लगा दिया, कोई भी पशुओं की बलि नहीं देगा। यानी कहने का मतलब है अशोक ने कर्म कांडों पर रोक लगा दी। क्या कर दी? कर्म कांडों पर रोक लगा दी। और सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ये स्टार इस पे बना लेना, इस पे स्टार बना लेना जितने चाहे उतने, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं अशोक के कौन से शिलालेख में लिखा हुआ है? तो पहले शिलालेख में लिखा हुआ है। यानी जिस तरीके से मेरे बच्चे हैं ना, वैसे ही मेरे लिए सभी बच्चे हैं। मैं किसी से हाथ भी नहीं लगाऊंगा, किसी को मारूंगा भी नहीं, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। दूसरा जो शिलालेख है, दूसरा जो शिलालेख है, इसमें जो पशु जो बलि पर रोक लगाई है, अब पशुओं के लिए चिकित्सा की यानी व्यवस्था की जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं पशु 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 चिकित्सा। यानी किसकी चर्चा है इसमें? पशु चिकित्सा की बात कही गई है। पशु चिकित्सा का मतलब है अब पशुओं के लिए अस्पताल खोले जाएंगे। क्या खोले जाएंगे? पशुओं के लिए अस्पताल खोले जाएंगे। तो पशुओं के लिए अस्पताल की बात कौन से शिलालेख में कही गई है? दूसरे में। और यही ये कहा गया है, जैसे मान लो जैसे चेर है, जैसे दक्षिण भारत में कौन है? चेर है। और हमने यहाँ पांडे भी पढ़े हैं। पांडे के साथ साथ हमने यहाँ पे केरल पुत्र और श्रीलंका तथा सतीय पुत्र, इन सब की चर्चा अशोक के दूसरे शिलालेख में है। चाहे चेर है, पांडे है, केरल पुत्र है, श्रीलंका और सतीय पुत्र है। लेकिन एक नोट करके आप बात याद रखना, इस दूसरे शिलालेख में जो चोल वंश था उसकी चर्चा नहीं है। किसकी चर्चा नहीं है? चोल वंश की। तो वैसे आप इतना, मुझे नहीं लगता कि ये पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि अशोक ने किस शिलालेख में पशुओं के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था की थी, पशुओं के लिए अस्पताल की व्यवस्था की थी। वो कौन सा शिलालेख है? दूसरा शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? दूसरा शिलालेख है। इसमें अशोक ने पशुओं की व्यवस्था, पशुओं के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था की। अगर वही हम बात करें तीसरे शिलालेख की, तो जो तीसरा शिलालेख है
तीसरे शिलालेख में अशोक ने 3 अधिकारियों की बात कही है। यानी कितने अधिकारियों की बात कही है? इसने 3 अधिकारियों की बात कही है। 3 अधिकारियों में नंबर 1 राजुक। राजुक के बारे में मैंने बताया था, ये समाज में बहुत बड़ा अधिकारी था। दूसरा था युक्तक। दूसरा कौन सा था? युक्तक। और तीसरा था प्रदेशक। कौन सा था? प्रदेशक। और इन 3 अधिकारियों को नियुक्त किया और कहा कि आप प्रत्येक 5 वर्ष में आप भ्रमण करिए नगरों का। किसका भ्रमण करिए? नगरों का भ्रमण करिए और जाकर के आप स्थिति को भांपिए कि कहाँ क्या चल रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसने 3 अधिकारी नियुक्त किए, राजुक, युक्तक, प्रदेशक। ये 5 वर्ष में हर बार जाएंगे घूमने के लिए और देखेंगे साम्राज्य में क्या चल रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 3 शिलालेख है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहले में अहिंसा, पशु बलि और सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। दूसरे में पशु चिकित्सा, इन दक्षिण भारत के राज्यों की कुछ बात हो रही है और यहाँ चोल वंश की बात नहीं हो। तीसरे शिलालेख में अधिकारियों की नियुक्ति की बात हो रही है। 3 प्रकार के अधिकारी थे, 3 अधिकारी थे, राजुक, युक्तक और प्रदेशक। और कहा गया ये मेरे 3 अधिकारी जाएंगे घूमने के लिए नगरों में प्रत्येक 5 वर्ष पर, जाकर के स्थिति को मापेंगे कि चल क्या रहा है। वहीं हम चौथे शिलालेख की अगर बात करें तो जो चौथा शिलालेख है भैरी घोष। भैरी घोष बोले तो युद्ध के स्थान पर धम्म घोष। धम्म घोष का मतलब है बुद्ध। यानी हम ये कह सकते हैं कि अशोक ने चौथे शिलालेख में लिखवाया है कि मैंने युद्ध के स्थान पर बुद्ध को चुना। मैंने युद्ध के स्थान पर किसको चुना? बुद्ध को चुना। यानी उसने भैरी घोष को छोड़कर उसने धम्म घोष की नीति अपनाई। उसने कौन से घोष की नीति अपनाई? धम्म घोष की। युद्ध छोड़कर उसने बुद्ध को अपनाया, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने शांति का उपदेश दिया है। किसका दिया है? शांति का। आपने जितनी भी उनकी तस्वीरें, मूर्ति देखी होंगी, मेडिटेशन में शांत रूप में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने युद्ध नीति छोड़ करके बुद्ध नीति को अपनाया। वहीं हम आगे बात करें नंबर 5 की। जो 5वां शिलालेख है उसमें लिखा हुआ है धम्म महामात्रा। धम्म महामात्रा अधिकारी की नियुक्ति की। धम्म महामात्रा अधिकारी। धम्म महामात्रा अधिकारी की इसमें क्या है? चर्चा है। 5वें शिलालेख में किसकी चर्चा है? धम्म महामात्रा अधिकारी की चर्चा है। और जो यहां कहा गया है, ये अधिकारी जो धार्मिक जीवन से जी रहा है व्यक्ति, यानी अपनी धार्मिक पद्धति से जो व्यक्ति जीवन जी रहे हैं, उनकी देखरेख करने के लिए इसने धम्म महामात्र अधिकारी की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की है? धम्म महामात्र। इसका काम क्या था? इसका काम था धार्मिक व्यक्तियों की देखरेख करना। धार्मिक व्यक्तियों की देखरेख का मतलब है ये बौद्ध भिक्षुओं की देखरेख करता था। और इसी में इसमें समाज व वर्ण व्यवस्था, इसका उल्लेख है। समाज तथा वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये 6 शिलालेख आपकी समझ में आए होंगे। आप इनका पुनः रिवीजन कर सकते हैं। पहले शिलालेख में लिखा है अहिंसा से दूर रहें। दूसरी बात, पशु बलि पर रोक लगा दी जाती है, कोई पशुओं की बलि नहीं देगा। सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, मैं आज के बाद किसी से हाथ नहीं लगाऊंगा। दूसरे शिलालेख में पशु चिकित्सा की बात हो रही है, चिकित्सालय की, यानी पशुओं के लिए अस्पताल की बात हो रही है। और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों की बात हो रही है, जैसे चेर है, पांड है, केरल पुत्र है, सत्यपुत्र है, श्रीलंका, इन राज्यों की बात हुई, लेकिन यहाँ चोल वंश की बात नहीं हो रही है। तीसरे शिलालेख में कहा गया है कि मैं 3 अधिकारी नियुक्त करूंगा। मैंने 3 अधिकारी नियुक्त किए थे। और 3 अधिकारी नियुक्त कौन कौन से हैं? जैसे राजुक है जो समाज के लिए, युक्तक है और आपका प्रदेशक है। ये 3 अधिकारी प्रत्येक 5 वर्ष पर नगरों का भ्रमण करेंगे मेरे राज्य में, वो देखेंगे, स्थिति को भापेंगे। अगला जो शिलालेख है वो चौथा है, जिसमें कहा गया है कि अशोक ने
भैरी घोष यानी युद्ध छोड़ दिया और धम्म घोष बुद्ध को चुन लिया। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगला जो शिलालेख है इसमें कहा गया है कि मैं धार्मिक जीवन से जीने वाले व्यक्तियों के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करूंगा जिसका नाम धम्म महामात्र होगा। और इसी शिलालेख में समाज और वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो आप इसको नोट कर लो, आगे हम बात करने वाले हैं। मैं बातें 14 शिलालेखों के बारे में कर रही हूं, नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे छठवें शिलालेख में क्या लिखा हुआ है। जो छठवां शिलालेख है, जो छठवां शिलालेख है अशोक का, जो छठवां शिलालेख है उसमें लिखा हुआ है यानी जो मेरे अधिकारी हैं, यानी जितने भी अधिकारी हैं जो जिन्हें मैंने जन कल्याण के लिए लगाया है, यानी जितने भी अधिकारी हैं मेरे जिनको जन कल्याण के लिए लगाया गया है, वो जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं, जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं, मिल सकते हैं। यानी यहाँ आत्म नियंत्रण की बात हो रही है। जन कल्याण के लिए मेरे अधिकारी मुझसे जब चाहे तब मिल सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो सातवां शिलालेख है, सातवें शिलालेख में कहा गया है, यहाँ तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। और यहीं पर मेरे प्यारे दोस्तों, सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मों के आपसी समन्वय की बात हो रही है। आपसी समन्वय, आपसी समन्वय की बात हो रही है। और ये सबसे बड़ा शिलालेख है, सबसे बड़ा शिलालेख है। इसको याद रखना आप, ये कई बार पेपर में आ चुका है। इस पे हम IMP लिख सकते हैं। इस पे हम क्या लिख सकते हैं? IMP। कई प्रकार के स्टार आप बना लो इस पे। सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा? अशोक का सातवां शिलालेख है। और अभी मैं जैसे 14 शिलालेख बता दूंगा, उसमें मैं ये बताऊंगा इसमें इंपोर्टेंट कौन सा। ज्यादातर पेपर में कौन कौन सा आ चुका है, लेकिन मेरा काम है 14 को बताना। और 14 पेपर में कहीं ना कहीं आपको एक एक करके मिलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें 8वें शिलालेख की, 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा का उल्लेख, इसका उल्लेख है, धम्म यात्रा का उल्लेख है। धम्म यात्रा का मतलब है अशोक ने जो यात्रा की है ना, अशोक ने जो यात्रा की है, 10वें वर्ष अशोक गया, लुम्बिनी गया। मेरे प्यारे दोस्तों, जो लुम्बिनी गया है, उसमें 10वें वर्ष 20वें वर्ष उसने जो यात्रा की है, उसकी जानकारी हमें किस शिलालेख में मिलती है? तो 8वें शिलालेख में जानकारी मिलती है। अशोक अशोक 10वें वर्ष गया था, गया, बौद्ध गया लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बौद्ध गया, बौद्ध गया। अशोक 10वें वर्ष कहाँ गया था? बौद्ध गया। और बौद्ध गया क्यों गया? क्योंकि यहाँ बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, यहाँ बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, और ये 20वें वर्ष कहाँ गया? लुम्बिनी। और ये लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। तो अशोक जो 10वें वर्ष बौद्ध गया था और 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था, इसकी धम्म यात्रा की जानकारी किस शिलालेख में मिलती है? मेरे प्यारे दोस्तों, 8वें शिलालेख में जानकारी मिलती है। और हम वही बात करें 9वें शिलालेख की। कौन से शिलालेख की? 9वें शिलालेख की। तो जो 9वां शिलालेख इसमें लिखा हुआ है कि जो छोटे मोटे त्योहार होते हैं, छोटे मोटे त्योहार होते हैं, इन पर क्या लगा दिया उसने? प्रतिबंध लगा दिया। क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। जो छोटे मोटे त्योहार होते हैं उन पर पूरी तरीके से क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा। छोटे मोटे त्योहार है, इनको क्यों मना रहे हो? बड़े बड़े त्योहार मनाएंगे, छोटे मोटे त्योहारों पर कोई ध्यान नहीं देगा। तो याद रखना, 9 में जो शिलालेख है उसमें छोटे मोटे त्योहारों पर क्या लग रहा है? प्रतिबंध लग रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। आगे हम बात करने वाले 10वें शिलालेख की। जो 10वां शिलालेख है उसमें 10वां शिलालेख, इस 10वें शिलालेख में धम्म के महत्व,
के बारे में चर्चा है। यहाँ किसके बारे में चर्चा है? धम्म के बारे में चर्चा है। धम्म का मतलब है इसने जो बौद्ध धर्म अपनाया था, जिसे धम्म कह रहा है ये, उस धम्म की चर्चा की गई है कि धर्म क्या है, कैसे इनसे जुड़ना चाहिए, धर्म से जुड़ने से क्या मिलता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी चर्चा इस 10वें शिलालेख में है। और जो 11वां शिलालेख है ना, 11वां शिलालेख है, इसमें ये कहा गया है कि जो मेरे अधिकारी है ना, अधिकारी जो मेरे अधिकारी हैं वो ब्राह्मणों को न सताएं, वो ब्राह्मणों को न सताएं। क्लियर मना कर दिया। इस पर भी आईएमपी लिख लेना, इस पर भी क्या लिख लेना? आईएमपी। कहाँ लिखा हुआ है? यानी अशोक की जो सामाजिक दृष्टि थी, जो समाज को देखता था, समाज की दृष्टि से यह कहा गया है कि अशोक ने अपने अधिकारियों से कहा था कि कोई ब्राह्मणों को नहीं सताएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो 12वां शिलालेख है, 12वां जो शिलालेख है ना, इसमें इसने कहा था कि जो स्त्री है ना, स्त्री, इनको इनके अधिकार दिए जाएंगे, इनको इनके अधिकार दिए जाएंगे, इनका सम्मान किया जाएगा। और इनकी स्त्रियों के अधिकार के लिए, इनके सम्मान के लिए एक महिला अधिकारी की नियुक्ति की गई, एक महिला अधिकारी की नियुक्ति की गई। तो जो महिला अधिकारी थी उसका नाम था स्त्री महामात्रा। यानी जो स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए, स्त्रियों को बराबर का सम्मान दिलाने के लिए, बराबर का अधिकार दिलाने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई। जो महिला थी उसका नाम था स्त्री महामात्रा। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो 13वां शिलालेख है ना, 13वां जो शिलालेख है ना, इसमें कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। इसमें कलिंग युद्ध के साथ साथ अशोक का जो हृदय परिवर्तित हुआ, हृदय परिवर्तित हृदय परिवर्तित की बात हो रही है। हृदय परिवर्तित का मतलब यह है कि अशोक का जो पहले हृदय में जो एक गुस्सा, युद्ध, ये सारी चीजें भरी हुई थी, वो परिवर्तित होके उसमें शांति की बात होती है। अगर हम चौथे शिलालेख की बात करें, इसकी 14वें शिलालेख की बात करें, तो 14वें शिलालेख में अशोक ने लिखा है कि जो ऊपर की लाइनें जितनी भी लिखी हुई हैं वो मैंने काम किए हैं, और दूसरी बात, बहुत से सारे काम ऐसे हैं जो नहीं लिखे गए हैं। अगर वो काम नहीं लिखे गए हैं तो उसमें मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मेरे अधिकारी जिम्मेदार हैं, अधिकारी जिम्मेदार हैं। यानी ये कह रहा है कि जो ऊपर की लाइनें लिखी हुई है ना, उसमें बहुत सारे मैंने और काम किए हैं, लेकिन अगर वो नहीं लिखे हैं तो लिखने वालों की गलती है, मेरी गलती नहीं है। किसकी गलती है? लिखने वालों की गलती है, लिखने वालों की गलती है। यहाँ लिखने वालों की गलती है, मेरी गलती नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 14 जो शिलालेख हैं उसमें जो याद करने योग्य है, याद करने योग्य पहला, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। और यहाँ याद करने योग्य 7वां जो सबसे बड़ा शिलालेख है। और वही मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करें 12वां जो स्त्रियों की दिशा की बात करता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो 13वां शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध की बात हो रही है, और जो 14वां शिलालेख, बस इनको याद कर लेना। और मैं बता दूं, अशोक की मृत्यु 232 बीसी में पाटलिपुत्र में हो गई। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र में मृत्यु हुई 232 बीसी में। और इसको पाटलिपुत्र में जब मृत्यु होती है तो अशोक की मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी बना इसका खुद का लड़का कुणाल। कौन बना? कुणाल बना। तो याद रखना, अशोक की मृत्यु के बाद अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना? कुणाल बना। अशोक के समय पर तीसरी बौद्ध संगति हुई, पाटलिपुत्र में हुई। मोगलीपुत्र तीस इसका अध्यक्ष था, वो मैंने पहले बता दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो कैसी रही? अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।